अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से पहले जो आपका टॉपिक था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है उसमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है। फॉर एग्जांपल जो हमारी सिंपल लीनियर रिग्रेशन थी उसके अंदर हमारे पास जस्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता था। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या जिनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, हम उतने ही अच्छे तरीके से अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको फर्दर थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है वो क्या है। एक हाउस की सेलिंग प्राइस की एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी घर की हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर उस घर की कीमत जो है वो डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसकी लोकेशन है, किस जगह पर उसकी लोकेशन है, फिर उस घर का एरिया कितना है, और फिर प्लस इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो घर किस ईयर में बना था, यानी कि नया है या पुराना है। ये चीजें और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी घर की प्राइस कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होती है। अब अगर ये देखें कि घर मेन रोड के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि जो अगर घर है मार्केट के करीब है, बेसिक आपकी यूटिलिटीज जो है वहाँ पे अवेलेबल है, तो उस घर की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। जो पुराने घर होते हैं बिल्कुल इंटीरियर एरियाज के अंदर होते हैं, उन घरों की प्राइस जो है वो थोड़ी कम होती है। तो दैट मीन्स कि लोकेशन, उसका एरिया और उसकी जो नया पुराना होना जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द हाइट ऑफ ए चाइल्ड। अब बच्चे की जो हाइट है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी मदर की फादर की हाइट कितनी है। जाहिर है जो जीन्स में है सबसे पहले वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसकी न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किस तरह का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे रह रहे, ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हाइट ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो कहाँ पे डिपेंड कर रही है? उसकी फैमिली के ऊपर, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर और उसके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यही हम मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर देखते हैं कि जो चीज, जब आपकी एक चीज जो है वो एक से ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंड करती है तो फिर उसको हम कैसे जो है उसकी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारी रिग्रेशन की लाइन थी, पहले रिग्रेशन लाइन जो थी वो कहती थी a प्लस बी एक्स, यानी कि जस्ट x जो था उसके अंदर एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये क्या है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 एंड सो ऑन, ये n तक जाते हैं। जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम अपनी इस इक्वेशन के अंदर जो है वो सेट करते हैं। अब ये इक्वेशन जो है इसको समझें कि ये क्या चीज एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर हमने कहा कि जो y है वो क्या था, सेल्स ऑफ ए फर्म है। कोई भी फर्म जो है उसका सेल्स रेवेन्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसके अंदर हमने कहा जी x1 जो था वो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। अब सपोज x1 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, x2 क्वालिटी कंट्रोल है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। दैट मीन्स, और ये जो है बी नॉट है, ये बेसिकली क्या शो करता है? इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट कहते हैं, द वैल्यू ऑफ y व्हेन ऑल प्रीडिक्टर्स आर जीरो। यानी कि अगर x1 x2 एंड सो ऑन जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सबके सब जीरो हो जाते हैं, तो उस टाइम पे सेल्स ऑफ फर्म्स जो है उनको ये बी नॉट डिनोट करता है। सही। और अगर हम ये इफेक्ट देखना चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग और क्वालिटी कंट्रोल, तो उसका आपकी सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो ये सारी चीजें जो है, बी नॉट जो है ये इंटरसेप्ट है, b1 कोएफिशिएंट है x1 का, b2 कोएफिशिएंट है x2 का, और आगे जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सारे हम इसी तरह डिनोट करते हैं। इन दी एंड यहाँ पे एक चीज आ रही है एरर टर्म। एरर टर्म जो है वो क्या शो करती है? इट इज अकाउंटेबल फॉर वेरिएबिलिटी इन y नॉट एक्सप्लेन्ड इन मॉडल। अब हमारा जो मॉडल है उसको क्या चीजें, ये सब चीजें हमारे मॉडल को एक्सप्लेन कर रही हैं, ठीक है। यानी कि x1 है, x2 है, ये हमारे मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि 100% जो है एक्सप्लेनेशन ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके मॉडल के अंदर चेंजेस लेकर आ सकती हैं। ऐसी चीजें जो हमारी इक्वेशन, जो हमारा मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता,
और जिसकी वजह से उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, अगर उसमें किसी भी किस्म की 0.1%, 0.5, 0.10% की चेंजेस आ सकते हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एरर टर्म के साथ। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड पे जाते हैं और देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा कलेक्शन की बात आती है। रियल लाइफ में जब भी रिग्रेशन लाइन जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, तो वैसे तो डेटा सैंपल जो है वो खुद से कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर जस्ट हमें अपनी रिग्रेशन लाइन जो है वो सेट करनी है। जो हमारी पहले वाली एग्जांपल थी उसी को हम फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। उसमें आपके पास ईयर्स गिवन थे, यानी कि ये 1 to 10 है, 10 ईयर्स का डेटा गिवन है। वाई जो है ये आपको सेल्स रेवेन्यू शो कर रहा है इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स है, यानी कि 44 है, तो दैट मीन्स 44 मिलियन पाउंड्स जो है सेल्स रेवेन्यू है ईयर 1 में। ईयर 2 में 40 मिलियन पाउंड्स है, ईयर 3 में 42 मिलियन पाउंड एंड सो ऑन। ये 10 ईयर्स का डेटा जो है यहाँ पे गिवन है। फिर यहाँ पे x1 जो है फर्स्ट हमारा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, और ये क्या शो कर रहा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसको हम 100,000 में शो करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट ईयर के अंदर 10,100,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, सेकेंड ईयर के अंदर 900,000 था, थर्ड ईयर के अंदर 1100,000 था। तो ये जो सारा है ये 100,000 में डेटा गिवन है। यहाँ पे जो हमें एक्सटेंशन दी गई है वो है एक एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारे पास आ गया, क्या है, x2 है। x2 क्या है, एक्सपेंसेस ऑन दी क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि अब आपकी जो फर्म है वो एडवर्टीजमेंट के अलावा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी अपनी कुछ पैसे जो है वो खर्च कर रही है। इसको भी हम 100,000 के अंदर देखते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी जो फॉर्म है उसने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कितने पैसे खर्च किए, 300,000। 400,000 सेकेंड ईयर में खर्च किए, और फिर इस तरह ये पूरे 10 ईयर्स का डेटा जो है वो आपके पास है। लास्ट जो आपका 10th ईयर था उसमें आपकी फॉर्म ने 800,000 रुपीज जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर खर्च किए हैं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर किए जाने वाला जो खर्च है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, दैट मीन्स के ये खर्च जो है ये फर्म को फायदा दे रहा है, उसके सेल्स रेवेन्यू में कुछ ना कुछ जो है इजाफा कर रहे हैं, तो फर्म जो है अपने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी पैसे जो है वो ज्यादा खर्च कर दिए पहले की निस्बत। इसी तरह आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा देख लें, वो भी फर्स्ट ईयर में 10 था, दूसरे में कम हुआ, लेकिन फिर थर्ड ईयर के अंदर जाके वो ज्यादा हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 100,000 तक जा रहा है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो जब भी ये इंक्रीज किया जा रहा है तो इट मीन्स कि आपकी फर्म को उसका फायदा हो रहा था। आपके पास ये 10 ईयर्स का डेटा है, तीन चीजों से रिलेटेड है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 एंड x2 जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमने इस डेटा को यूज करते हुए जो है अपनी रिग्रेशन लाइन फिट करनी है। रिग्रेशन लाइन जो हमारी सिंपल थी a प्लस बी एक्स, उसके अंदर हमने b जो कोएफिशिएंट था उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर भी हम जो अपनी रिग्रेशन लाइन देखते हैं, देखिए हमारी रिग्रेशन लाइन जो थी वो क्या है, बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है बी नॉट को सबसे पहले, फिर बी वन को कैलकुलेट करना है और बी टू को कैलकुलेट करना है। ये तीनों जो है कैलकुलेट करके उसको हम वापस सेट करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइन के अंदर। अच्छा, अब आपको याद होगा कि लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने बी वन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला स्टैट्स का गिवन था, तो जाहिर है यहाँ पे अब इस एग्जाम्पल में b1 के साथ b2 का भी फार्मूला होगा और b0 का भी फार्मूला होगा, उनको हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इस लाइन के अंदर लेकर आएंगे। यहाँ पर b1 का जो फार्मूला है इसको देखें, सिंपल सा एक स्टेटिस्टिकल फार्मूला है, समेशन x2 स्क्वायर है, उसका फिर समेशन x1y है, x1 x2 का समेशन है, x2y का समेशन है, x1 स्क्वायर का समेशन है, x2 का स्क्वायर का समेशन है, और x1 x2 का जो है उसका होल स्क्वायर लेके उसका समेशन यहाँ पर लिया गया है। अब ये जो फार्मूला है इसके अंदर हमें चीजें नजर आ रही हैं, प्लस नीचे ये b2 का भी फार्मूला है, इसके अंदर भी हमें जिस जिस चीज का समेशन नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो है ना इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है और फिर इनको वापस अपने फार्मूला के अंदर लेके आना है। तो ये जो टेबल है इसमें देखें, ये सारी मैंने कैलकुलेशन की है, ये पहले तीन कॉलम्स जो है ये हमें गिवन थे। अब जो फार्मूलाज थे वो मुझे ऑलरेडी पता है, उसके अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए मैंने ये कॉलम्स जो है ये कैलकुलेट कर लिए हैं। x1 स्क्वायर, x1 ये वाला जो कॉलम है इसका स्क्वायर ले लिया, x2 वाला जो कॉलम है इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लिया,
फिर x1 को और y को मल्टीप्लाई किया, x2 और y को मल्टीप्लाई किया, x1 और x2 दोनों कॉलम जो है उनको मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला जो कॉलम है इसका होल स्क्वायर यहाँ लास्ट कॉलम में लिया है, और फिर इन दी एंड क्या किया है, इन सारों के सम कर दिए हैं। अब ये सम मेरे पास आ गए हैं, तो इनको मैंने क्या करना है, इनको उठा के वापस वही जो मेरे पास फार्मूलाज थे उन फार्मूलाज के अंदर मैंने इसको पुट करना है। ये देखें, अब ये फार्मूला है और इसके अंदर पीछे टेबल से जो 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 रिक्वायर्ड सम्स थे वो मैंने इस फार्मूला के अंदर फिक्स किए हैं, और यहाँ पर B1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो गया, ये मेरे पास 3.9965। इसी तरह B2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास आई है 7.5547। अब इस B1 और B2 की वैल्यू को यूज करते हुए जो हमारी रिग्रेशन लाइन है उसको हम थोड़ा सा रीसेट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी, अब इसके अंदर से मुझे B1 पता चल गया है, B2 पता चल गया, अब मुझे क्या पता करना है, मुझे B0 फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीसेट करते हैं, इस फॉर्म में लेकर आते हैं, y बार माइनस B1 x1 बार माइनस B2 x2 बार। बार का मतलब जो है हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमारे पास y की 10 वैल्यूज थी उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय 10, x1 की 10 वैल्यूज थी उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय 10, x2 की हमारे पास 10 वैल्यूज थी उनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 10। इस तरह करके हम ये तीनों की जो एवरेज है, एवरेज को हम बार के साथ शो करते हैं, ठीक है, y बार, x1 बार और x2 बार, ये हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो फिर जो है y बार इज इक्वल टू 50 है, माइनस ये हमारे पास B1 की वैल्यू थी जो अभी हमने कैलकुलेट की थी 3.9965, 12 क्या है, ये x1 की एवरेज है, माइनस B2 जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 7.5547, और 5 क्या है, ये x2 वाला जो हमारा कॉलम था उसकी एवरेज है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो B0 की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस 3.75 आती है, ठीक है। अब हमारे पास B1 B2 B0 सारी कैलकुलेट हो गए, उनको हम वापस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे सेट करते हैं, तो ये हमारी जो है y हैट की इक्वेशन बन जाती है, दैट इज माइनस 35.73 प्लस 3.99 x1 प्लस 7.55 x1। अब इस इक्वेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब इस इक्वेशन को निकालने का ना एक मकसद है, वो क्या है B1 क्या एक्सप्लेन करता है कि x1 यानी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अगर 100,000 किया जाएगा तो सेल्स के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, 3.99 मिलियन डॉलर्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा अगर आप 100,000 एडवर्टाइजिंग के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसी तरह अगर आप क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर 100,000 खर्च करते हैं तो सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, 7.554 मिलियन डॉलर्स जो है वो सेल्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स के एडवर्टाइजिंग और जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको अगर हम खर्च करते हैं पैसे तो फर्म को फायदा हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम x1 को जीरो कर दें, x2 को जीरो कर दें, यानी कि कोई एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, कोई क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, तो उस टाइम आपकी सेल्स कितनी होगी, ये आपको शो करता है B0 की ये वैल्यू माइनस 35.73 माइनस में शो कर रहा है, दैट मीन्स कि आपको सेल्स में फायदा नहीं हो रहा बल्कि आप लॉस में जा रहे हैं। तो अगर आप एडवर्टाइजिंग और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर अपने पैसे खर्च करते हैं तो आपको बेनिफिट देता है और आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होती है। B1 जो है वो क्या शो करता है, चेंज इन सेल्स रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग। B2 आपको शो करता है चेंज इन सेल्स रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वालिटी कंट्रोल। In our sales, advertising and quality control problem, we postulate that both B1 and B2 are positive, or that the firm can increase its sales by increasing its expenditure for advertising and quality control। ठीक है, तो यहाँ पे ये आके हमारी इक्वेशन सेट हो जाती है, और ये इक्वेशन जो है इसको हम इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्च करने से फर्म का जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। 100,000 स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ब्रिंग्स एन इंक्रीज ऑफ 3.99 मिलियन डॉलर्स इन सेल्स रेवेन्यू, और इसी तरह जो आपका 7.55 मिलियन डॉलर सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है अगर 100,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किए जाते हैं आपके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।